बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। पाकिस्तान में क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा गर्म रही तो हमने आसपास ज़रा नज़र कम डाली है और आलमी हालात के ऊपर ज़्यादा बात नहीं हुई। इस बीच में कुछ खबरें जमा हो गई थी, वो भी आप तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी एक बड़ी डेवलपमेंट है आज के दिन में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, जो हो रही है मॉस्को में, रूस के दारुल हुकूमत में। वहाँ पे अफ़गानिस्तान का जो अमन का अमल है, उस हवाले से पेशरफ्त हो रही है। ये वो रूस है जिसको अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए अमेरिका ने पूरी एक जंग लड़वाई थी, जिसके टुकड़े कर दिए थे, और पाकिस्तान ने यहाँ पे उसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया था। और इसी रूस के ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान बने थे। लेकिन रशिया के जाने के बाद अमेरिका आया और उसको भी कोई अच्छा अंजाम नहीं मिला। अमेरिका को यहाँ पे शिकस्त हुई है, वो शिकस्त के ज़ख्म चाट रहा है और अब रूस से मदद मांगी है। अमेरिका और किस किस से मदद मांग रहा है, जो डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी मॉस्को के अंदर आज एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें दो फरीकैन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक जो हुकूमती वफ्द है, अशरफ गनी जो सदर हैं अफ़गानिस्तान के, उनकी रजामंदी से शामिल हो रहा है, और दूसरा अफ़गान तालिबान जो हैं उनका एक वफ्द भी शामिल हो रहा है। इससे पहले भी अफ़गानिस्तान तालिबान का एक वफ़द गया था 28 जनवरी 2021 को। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में रूस पहुंचे थे तालिबान, और उन्होंने जाके रशिया से मुलाकात की थी। इसके बाद ये दीगर कुछ और उज़्बेकिस्तान में भी गए थे, कुछ और मुल्कों के दौरे किए हैं अफ़गान तालिबान ने। तेहरान से भी इनकी बातचीत हुई है। तो तालिबान काफ़ी एक्टिव हो गए हैं अगर हम देखें गुज़िश्ता 2-3 महीनों में। तो अब जो रशिया के अंदर मीटिंग हो रही है, इस हवाले से जो सबसे मेन खबर है उसके ऊपर आप आ जाएं। ये मैं आपके सामने एक पेज खोल रहा हूं, और ये है ANI का। अब ये ANI का है, इसको ये क्लेम करते हैं कि सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है यहाँ पे इस खित्ते की, और इसका नाम श्रीवास्तव ग्रुप में आया था, इंडियन क्रॉनिकल में भी आया था कि ये उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जाता है और भारत के दुश्मनों के खिलाफ किया जाता है। इसकी जो हेडलाइन है वो ये है, इंडिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अफगानिस्तान, इट्स एवेंचुअल डीपर इन्वॉल्वमेंट इन डेडिकेटेड डायलॉग फॉर्मेट्स इज नेचुरल। ये रशिया की जानिब से उन्होंने एक स्टेटमेंट छापा है अपने अखबार में कि भारत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अफगानिस्तान के अंदर, और उसका एक फितरी है उसका इसके अंदर शामिल होना, इस सारे प्रोसेस के अंदर। ये नेचुरल है कि डायलॉग का जो फॉर्मेट है या प्रोसेस है उसके अंदर भारत इसका हिस्सा रहेगा। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी खबरें छप रही हैं जिनके मुताबिक भारत को रूस की जानिब से घास नहीं डाली जा रही और भारत को इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा जो रशिया में हो रहे हैं। बुनियादी तौर पर भारत स्पॉइलर है, इस बात को आप याद रखिएगा। मैं वीलॉग में आगे जाके आपको बताऊंगा कि वो स्पॉइलर क्यों है और वो ऐसा क्यों करना चाहता है। भारतीय मीडिया में कुछ खबरें छपी थी 10 और 11 तारीख को मार्च की, कि भारत को किक आउट कर दिया गया है और भारत को अफगान अमन अमल का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। भारत ने हमेशा से कोशिश की है कि अफगानिस्तान के ऊपर आलमी सतह पर जितने भी मुज़ाकरात हों उनका हिस्सा भारत को बनाया जाए, क्योंकि भारत एक स्पॉइलर है, और जब वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगा तभी वो इन मुज़ाकरात को ख़राब कर सकेगा और तभी वो असरअंदाज हो सकेगा। तो भारत की ये कोशिश है कि अफ़गानिस्तान में अमन ना आए, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में अमन आ गया और यहाँ से गासिब फ़ौजें या काबिज़ फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकल गईं और अफ़गानिस्तान भी आज़ाद हो गया, तो आज़रबाईजान तो पहले ही आज़ाद हो चुका है, आर्मीनिया की फ़ौजें काराबाग से निकल चुकी हैं। तो इस पूरे खित्ते के अंदर सिर्फ एक रीजन रह जाएगा जहां पे मकबूजा फौज मौजूद होगी। सिर्फ एक इलाका रह जाएगा जहां पे मकबूजा फौज मौजूद होगी, और वो इलाका होगा कश्मीर। तो मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जस्टिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि कुछ और जगहों पे भी मकबूजा फौजें मौजूद हों। यानी इस पूरे खित्ते के अंदर सिर्फ आर्मीनिया ने कब्जा किया हुआ था काराबाग पे, वो छुड़वा लिया गया। तालिबान छुड़वा रहे हैं कब्जा अमेरिका से और नेटो की फौजियों से, वो 2-1 महीने में छूट जाएगा। तो फिर सिर्फ एक जगह रह जाएगी जिस पे सारों का फोकस हो जाएगा, मुजाहिदीन का भी, खित्ते के ममालिक का भी
और बाकी स्टेक होल्डर्स का भी। इंसानी हकूक़ की जितनी तंजीमें वो अपने रेडार जो हैं उनका रुख मकबूजा कश्मीर की तरफ मोड़ लेंगी और फिर मकबूजा कश्मीर की तरफ पूरी दुनिया की तवज्जो जाएगी और इंसानी हकूक़ हो जाएं या कवानीन की सूरत के अंदर जो उनके साथ जुल्म किया जा रहा है या मोदी का जो एक फाशिस्ट एजेंडा है जिसको वहाँ पे तकमील तक पहुँचाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने आ जाएंगी। भारत इससे डरता है, इसलिए वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान का मसला इतना लंबा चले कि इसके अंदर सारे एंगेज रहें। अफ़गान तालिबान इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अफ़गान तालिबान ने कुछ अर्सा पहले अल जज़ीरा में एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत ने एक स्पॉयलर का किरदार अदा किया है, अमन के ख़िलाफ़ हमेशा किरदार अदा किया है अफ़गानिस्तान में और गद्दारों का मददगार रहा है। भारत ने सपोर्ट किया है गद्दारों को, ट्रेटर्स को, और जिन गद्दारों ने अफ़गानिस्तान के हालात को ख़राब किया है और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया है। मज़ीद अगर इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे नेटो की फ़ौजों का रहना ज़रूरी है और तालिबान के साथ एक जंग जैसी कैफियत रहना बहुत ज़रूरी है। अमन हो जाना, डायलॉग हो जाना, ये भारत को सूट नहीं करता। हाँ, पाकिस्तान को और ईरान को बहुत सूट करता है, चाइना को बहुत सूट करता है, तुर्की को बहुत सूट करता है, रशिया को बहुत सूट करता है, सेंट्रल एशियन ममालिक को बहुत सूट करता है। तो भारत इसके क्योंकि खिलाफ रहता है, लिहाजा भारत ने ये एक स्टेटमेंट दिया। फिर उसके अखबारात ने छापा कि रूस कह रहा है कि भारत हिस्सा होगा मुज़ाकरात का, भारत की बहुत तारीफ की है, भारत बढ़ चढ़ कर मुज़ाकरात के अंदर हिस्सा लेगा। लेकिन अब जितनी खबरें आ रही हैं उन खबरों को अगर आप पढ़ें और गौर करें तो कौन कौन सा मुल्क है जो इस वक्त इस मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा बनने जा रहा है आज के दिन, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं। भारत अगर कहीं है भी तो नज़र नहीं आ रहा, और अव्वल तो कहीं लिखा ही नहीं कि भारत इसके अंदर शामिल है, और शर्मिंदगी के मारे भारत का मीडिया रिपोर्ट भी नहीं कर रहा कि हम हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो किस कैपेसिटी में हैं। तो भारत के लिए बहुत डूब मरने का मुकाम है इस सारी सूरत हाल में। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें इसमें रख देता हूं कि ये जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में दो स्टेक होल्डर्स जो बड़े हैं वो तो हो गए अफगानिस्तान से, यानी अफगानिस्तान की हुकूमत का पूरा एक वफ्द और तालिबान का पूरा एक वफ्द, ये वहाँ पे मुज़ाकरात करेंगे। तीसरा एक अहम स्टेक होल्डर खुद रूस है जो इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहा है और वो यहाँ पे अमन के लिए कोशिश कर रहा है। चौथा इसके अंदर जो स्टेक होल्डर है वो अमेरिका है। ज़ल्म खलीलदाद के ज़रिए से वो मॉस्को पहुँच गए हैं और वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा हैं, तो अमेरिका भी ज़ल्म खलीलदाद के ज़रिए से इसमें शामिल है। कतर, क्योंकि तालिबान का दफ्तर पहला कतर में खुला था तो कतर को वो बीच में शामिल रखते हैं, लिहाजा कतर भी इसका हिस्सा बनने के लिए पहुँच गया है और उन्होंने इस बात को कन्फर्म भी कर दिया है। बाकी रह जाती है बात पाकिस्तान और चीन की। इनके बगैर तो ये मामलात मुकम्मल हो नहीं सकते और चीन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को बुलाया गया और पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान में सफ़ीर रहे हैं पहले, मोहम्मद सादिक, वो तशरीफ़ ले गए हैं वहाँ पे। और मोहम्मद सादिक इससे पहले तेहरान गए थे अफ़गानिस्तान 13 मार्च को, वहाँ उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं और उनसे मुशावरत मुकम्मल की है कि हमें किस एजेंडा के तहत अफ़गानिस्तान के अमन के अमल को आगे बढ़ाना चाहिए। इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है जो गुज़िश्ता दिनों हमसे मिस हुआ क्योंकि पाकिस्तान में ख़बरें बहुत तेज़ थीं। वो ये है कि अमेरिका ने अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए अफ़गानिस्तान में दबाव डाला, जिसको अशरफ गनी ने मुस्तरद कर दिया कि हम कोई अबूरी हुकूमत नहीं बनाएंगे, मैं 2020 में मुंतखब हुआ हूँ, 2025 में जाऊँगा। तो दूसरी ऑप्शन अमेरिका ने यह दी कि आप फिर अपनी इस जो पार्लियामेंट है इसमें तालिबान को उनकी ताकत के मुताबिक और उनके कंट्रोल के मुताबिक एक बड़ी नुमाइंदगी दे दें आप उसके अंदर। तो इस पे भी उन्होंने आमादगी जाहिर नहीं की। दूसरी जानिब तालिबान ने भी कहा कि हमें कोई अबूरी हुकूमत नहीं चाहिए, हमें वही वाला अफगानिस्तान चाहिए जिस अफगानिस्तान को अमेरिका ने आकर ख़राब किया था। यानी पहले तालिबान शायद अबूरी हुकूमत पे मान जाते और नए इंतखाबात की तरफ जाते और अवाम की राय लेते, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अफगानिस्तान की हुकूमत अबूरी हुकूमत की तश्कील पे बात नहीं मान रही तो फिर वो भी एक कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने बड़े आराम से ये कहा कि अमेरिका जब यहाँ पे आया था तो तालिबान की एक हुकूमत थी, एक शूरा का सिस्टम चलता था, हमारे यहाँ पे शरीयत का निफाज था, हमें वही शरई हुकूमत वापस चाहिए उसी अंदाज में, उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। और एक जानिब अमेरिका को उनके जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कह दिया है कि अमेरिकन फौजी यहाँ से जल्द अज जल्द निकलें। उनके पास ये इंटेलिजेंस रिपोर्टें हैं कि तालिबान ने बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर रखी है, तालिबान के मुख्तलिफ धड़े बहुत बड़े हमले कर सकते हैं 1 मई के बाद
अगर अमेरिका और नेटो के बाकी फौजी वहां से नहीं निकलते तो उन्होंने बहुत सारे शहरों पर कब्जों के प्लान बना रखे हैं और बहुत तेजी से वो इसके ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं। और अमेरिका और नेटो ममालिक दोबारा एक बहुत बड़ी जंग में अफगानिस्तान में कूदने के लिए तैयार भी नहीं हैं और इतना बड़ा खर्चा अब वो दोबारा उठाना भी नहीं चाहते, जबकि वो अंदरूनी तौर पे कोरोना की वजह से और दीगर मामलात की वजह से काफ़ी डैमेज हुए हैं। अब तालिबान और अफगान हुकूमत दोनों अड़ गए हैं। ऐसे में अमेरिका ने क्योंकि जान छुड़ानी है और अपनी फ़ौजों को अफगानिस्तान से निकालना है, तो उनको हर हाल में जो अफगानिस्तान के अंदर इंट्रा अफगानिस्तान मुज़ाकरात, जिसमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और अफगान तालिबान और दीगर धड़े शामिल हैं, दीगर धड़े जो हैं उनके इतने बड़े स्टेक्स नहीं है जितने इन दोनों के हैं, तो इस सारे मामले को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने मदद मांग ली है अब उन मुल्कों से जिन मुल्कों की तरफ वो कोई उम्मीद भी नहीं रखते थे, यानी जिनके साथ माजी में उन्होंने दुश्मनी रखी है। ख़ास तौर पे उन्होंने मदद मांगी पाकिस्तान से। नेटो और अमेरिका के बड़े बड़े जर्नैल पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत से मिलकर गए, उनसे मदद मांगी कि हमारे फ़ौजियों को यहाँ से निकालने में और हमारे कीमती सामान को जो अरबों डॉलर का है उसको यहाँ से निकालने में, जिनकी मिकदार जो है वो लाखों टन में है, हमारी मदद की जाए और पाकिस्तान की फ़ौज हमें सपोर्ट करे और अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए हमारे लिए अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में राह हमवार करे कि हम अपना सामान यहाँ से निकाल कर ले जाएं। तो रिक्वेस्ट पाकिस्तान को की गई। उसके बाद चाइना से कहा गया कि आप इस प्रोसेस का हिस्सा बने, क्योंकि इस मुल्क का, इस खित्ते का सबसे तगड़ा मुल्क चाइना कहा जाता है, तो चाइना का फ्यूचर भी बड़ा मजबूत है और चाइना के स्टेक्स अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा चाइना को शामिल किया गया। रूस, जिसको अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहता है, उस रशिया के अंदर मॉस्को में मुज़ाकरात हो रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के या अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडा के तहत, और अमेरिकन नुमाइंदा ज़ुल्म खलीलदाद भी वहाँ पे मौजूद है। ईरान को भी कहा गया और तुर्की के अंदर अगले मुज़ाकरात हो रहे हैं, यानी अप्रैल में रमज़ानुल मुबारक में जो मुज़ाकरात होंगे तालिबान के और अफ़गान हुकूमत के, जबकि पाकिस्तान और दीगर स्टेक होल्डर इसके अंदर शामिल होंगे, वो मुज़ाकरात आइंदा तुर्की में होने जा रहे हैं और तुर्की भी इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। तो दोहा, तुर्की, पाकिस्तान, दोहा मैं जब कहता हूँ तो कतर, उसके अलावा रशिया और चाइना, ये सारे ममालिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अगर हम ये देखें तो ये पूरा खित्ता एक नई सिमत में जा रहा है। यहाँ के दो बड़े नए जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान और चीन हैं, जिन्होंने इस पूरे खित्ते के अंदर तिजारत का एक नया निज़ाम शुरू करवाया है। चाइना इसका बानी है और पाकिस्तान इसका बेनिफिशरी और सपोर्टर है। यानी इस पूरे खित्ते के अंदर जिन मुल्कों को लपेट में लिया गया है वो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें रशिया और तुर्की बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें ईरान और अफगानिस्तान बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान और चीन में पहले ही कह चुका हूँ, जबकि कुछ और ममालिक हैं जिनके नाम मैं आपके सामने ले लेता हूँ। सेंट्रल एशिया में अज़रबैजान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, जबकि साउथ एशिया में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा या म्यांमार आप कहें, ये ममालिक बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं। तो एक बहुत बड़ा बेल्ट एंड रोड का मंसूबा है, सिर्फ भारत इसमें से बाहर है। और अगर भारत को इस गेम के अंदर शामिल होना है, क्योंकि भारत अपनी 1 अरब और 36 करोड़ की आबादी को अगर गुर्बत से निकालना चाहता है, उनको बेहतर अंदाज में पालना चाहता है और तरक्की की सिमत में आगे बढ़ना चाहता है, तो भारत को जल्दी या देर से इस सारे मंसूबे का हिस्सा बनना पड़ेगा। और इसका हिस्सा बनने के लिए उसे कश्मीर के मसले को हल करना बहुत ज़रूरी होगा, ताकि जो वाहिद तनाज़ा इस खित्ते में बच गया वो भी ख़त्म हो जाए। तो अब भारत के ऊपर दबाव आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जर्मन बेस एक न्यूज़पेपर है DW न्यूज़, उसके मुताबिक भारत के हवाले से कोई गर्मजोशी नहीं है इन सारे मुज़ाकराती अमल में जो आज हो रहे हैं। पाकिस्तान, चीन, रूस, अमेरिका, ये बड़े प्लेयर्स हैं, इनको बड़े प्लेयर्स के तौर पे देखा जा रहा है। और जो अगले मुज़ाकरात तुर्की में होने जा रहे हैं उनके ऊपर सबकी नज़रें हैं, क्योंकि कल एक रोड मैप बनेगा और दोनों तरफ़ैन जाकर इसके ऊपर मुज़ाकरात करेंगी। फिर चंद दिन के बाद, बहुत मुमकिन है कि 1 महीने के बाद, तुर्की के अंदर जो अगले मुज़ाकरात होंगे वो बहुत फैसला कुन हो सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशिया, रशिया, ये सब मुल्क मिलकर इस पूरे खित्ते को एक नई सिमत में ले जा रहे हैं और इसी को कहते हैं एशियाई सदी का आगाज़। भारत को फैसला करना होगा कि वो इन मुल्कों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है या इनकी टांगें खींचकर अपने आप को अकेला करना चाहता है।
इसका फैसला भारत करेगा, लेकिन इस फैसले में कश्मीर का एक बहुत अहम किरदार होगा, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी से कम किसी चीज़ पर रजामंद नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें मैंने रिपोर्ट की हैं गुज़िश्ता दिनों में कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, लेकिन कश्मीर में भारत ने हालात नॉर्मलाइज नहीं किए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।